एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। सो अब हम आज आरटीपी करने जा रहे हैं ऑफ 23 अटेम्प्ट। राइट गाइस, आई होप ऑडिट की प्रिपरेशन, ऑडिट की लर्निंग सबकी अच्छी चल रही है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम पढ़ते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे। आओ, इजी नोट्स से हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल द प्रोफेशंस। ये इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स हैं ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। 1 इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड 2 इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। हमने किया था, याद है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस बारे में। ये आपस में दोनों इंटरलिंक्ड हैं। वही वाला यहाँ आंसर आएगा। देयर आर 2 इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, एक ऑफ माइंड है, एक ऑफ अपीयरेंस है। जो हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है वो इंडिपेंडेंस को दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन वहां से हो गया इंडिपेंडेंस से। नेक्स्ट आओ देखते हैं, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंडिपेंडेंट रहें बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कंटेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू एलिमिनेट द थ्रेट्स। तो हमने उनके सेफगार्ड्स किए थे, सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट, तो हमारे यहाँ पे सेफगार्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आओ, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। जैसे एंगेजमेंट पार्टनर आया हमारा, बताओ ना कौन सा स्टैंडर्ड आ गया, एंगेजमेंट पार्टनर। एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी। तो मैम ये हमारा 220 आ गया। क्या कहा गया, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। हमें काम ऐसे परफॉर्म करना है जो हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। कंप्लाई करना है हमें अपनी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ। इशू करनी है हमें ऑडिटर की रिपोर्ट्स जो अप्रोप्रिएट हो हर सर्कमस्टांस में। द एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी कि वो कंसर्न को रेज कर सके बिना किसी डर के। द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। से हमने किया था ऑडिट की क्वालिटी की इंपॉर्टेंस, ऐसे 220 में। नेक्स्ट हल्का सा हिला के क्वेश्चन है बट हमें आता है, एन ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, हाउएवर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम अ प्राइमा फेसी फाइंडिंग बाय द ऑडिटर। जनरली हम क्या कहते हैं कि ऑडिट में हम पहले से नहीं सोच सकते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही, क्योंकि अगर हम पहले से ही किसी गड़बड़ को ढूंढने जाएंगे तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन कह देंगे। तो हम ये पहले से ही ऐसा सोच के नहीं बैठ सकते। तो देखो क्या कहा गया, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्रिटिकली हम एग्जामिन करते हैं अकाउंट्स को, क्योंकि हमारा एक स्पेशल पर्पस होता है कि हमें फ्रॉड सस्पेक्ट हुआ है तो वो गलती ढूंढ के निकालनी है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की बात करें तो हमें सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस लेनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे वो ऑडिटर से हो, और अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। तो दोनों के बेसिक ऑब्जेक्टिव में ही फर्क है। इसीलिए ऑडिट इज नेवर स्टेटेड विद प्री कंसीव्ड नोशन कि ऐसा होगा ही, कुछ गलत होगा ही, कुछ गलत हुआ ही है। ऑडिटर सीक्स टू रिपोर्ट व्हाट ही फाइंड्स इन नॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऑडिट करते वक्त हमें कुछ फाइंडिंग्स मिले जो हमें गलत लग रही हो और ये फाइंडिंग्स हमारी टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन चली जाए। तो एक नॉर्मल सा आंसर, जनरल सा आंसर इसमें हमें लिखना है, तो हम इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये एक बार अच्छे से देखना है। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम में। ऐसे 300 स्टेट्स दैट ऑडिटर को अपना काम प्लान करना चाहिए जिससे कि वो एक इफेक्टिव ऑडिट एक एफिशिएंट और टाइमली तरीके से कर सके। क्या क्या मैटर्स कवर होते हैं उस प्लान में, ये हमने पढ़ा हुआ है। नॉलेज एक्वायर करेंगे, डिग्री ऑफ रिलायंस इंटरनल कंट्रोल पे प्लेस करेंगे,
NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे जो हमने वर्क परफॉर्म किया, चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था। एडुकेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सेवरल वेज। ऑडिट प्लानिंग के हमें बेनिफिट्स बताने हैं। जब हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो आइडेंटिफाई करने होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट जो स्कोप बताते हैं। याद है किया था, नंबर ऑफ लोकेशंस एंड कंपोनेंट्स कौन से इंक्लूड किए जाएंगे, कौन से सेगमेंट्स को हमें ऑडिट करना है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की नीड के साथ, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस जो हमें पिछले ऑडिट्स से मिला है रिलेटेड टू रैप एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये सारा ऑडिट स्ट्रैटेजी हमारा छोटा सा चैप्टर था, उसी में से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। क्या कहता है, आओ पढ़ते हैं। Messrs. Samar, Amar and Associates are statutory auditors of Ganga Limited for financial year B6. CA Samar is the engagement partner for such assignment. While discussing with the engagement team, CA Samar briefed his team that the auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the audit file on timely basis after the date of auditor's report. SQC1 requires firms to establish policies and procedures for retention of engagement document. सारा SQC1 से रिलेटेड जो बार बार क्वेश्चन आया था वो मैंने तुम्हें कहा था इंपॉर्टेंट है, देखो फिर पूछा जा रहा है। वो कहता है कि फर्म आप अपनी इस्टेब्लिश करो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और टाइमली बेसिस पर असेंबल करो ऑडिट की फाइल्स। अप्रोप्रिएट टाइम बताना जरा, एन अप्रोप्रिएट टाइम विद इन विच द कंप्लीट हमें करनी होती है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल is maximum 60 days from the date of auditor's report. The completion of the assembly of final audit file after the date of auditor's report सिर्फ हमें क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करना होता है, कोई नए प्रोसीजर्स हमें नहीं करने होते। चेंजेस में however be made to audit documentation जब हम असेंबली कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे नेचर में होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ही होने चाहिए, जैसे कि डिलीट कर दो, डिस्कार्ड कर दो, सॉर्ट कर दो, कोलेट कर दो, क्रॉस रेफरेंस कर दो, चेकलिस्ट पे साइन कर दो, डॉक्यूमेंट कर दो ऑडिट एविडेंस, और कुछ नहीं करने। आपको रिटेन करनी होती है नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक आपको रिटेन करनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा SQC1 से आया है, इजी सा क्वेश्चन है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स वेरियस पर्पसेस, इसके बेनिफिट्स यहां पर आप बता दोगे क्या क्या पर्पस वो सॉल्व करता है। नेक्स्ट आओ देखो, Messrs. Suraj and Associates are statutory auditors of Yuvraj Limited for financial year B6. During the course of audit, CA Suraj, the engagement partner, ने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट कि वो उन्हें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, वेरी इजी, डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो कि इसका इफेक्ट क्या आएगा ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, अप्रोप्रिएट एक्शन लो, उसका पॉसिबल इफेक्ट अपनी रिपोर्ट पर देखो। एक जनरल बात है जो हमें पता है, कोई अलग नोट्स में नहीं लिखी पाई जाएगी। अगला इजी सा क्वेश्चन आया, वेरियस फैक्टर्स जो ऑडिटर्स की जजमेंट एज टू सफिशिएंसी को डील करते हैं। सफिशिएंसी के फैक्टर्स हमने किए हुए हैं, यस। क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस? 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आया, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इट हैज बीन सजेस्टेड that actual operation of internal control should be tested by the application of procedural tests and examination in depth. Explain with the help of example in respect of procedure for sales. Procedures of sales की अगर हम बात करें तो देखो इन्होंने प्रोसेस सिंपल सा बनाया कि अगर आप एक सेल को टेस्ट करना चाहते हो, आओ पढ़ते हैं इसे। बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑर्डर द पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री of the relevant article should be known to ascertain whether the order can be executed on time. ऑर्डर लेने से पहले इन्वेंट्री की पोजीशन जानना जरूरी है, जिससे कि हम ये असर्टन कर पाए कि हमारा ऑर्डर टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं।
An advice under the authorization of the sales manager should be sent to the party placing the order, internal reference number and acceptance of order. जैसे कोई ऑर्डर आया तो क्या होना चाहिए, ऑथोराइजेशन जानी चाहिए. ये सारे इंटरनल कंट्रोल की बातें चल रही हैं जिससे टाइमली हम चीज को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए, जिससे टाइमली हम चीज को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए. सो एन एडवाइस अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ सेल्स मैनेजर, कि जिसने प्लेस किया है ऑर्डर वहां तक जा पाए, एक इंटरनल रेफरेंस नंबर हो जाए और आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए. दिस एडवाइस शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, एक फॉर्म पे होनी चाहिए और कॉपी इन्वेंट्री सेक्शन में भी चली जानी चाहिए जिससे कि वो अब ऑर्डर को क्या करना शुरू कर दें बेटा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें. सबसे पहली बात तो ऑर्डर तभी लो जब आप अपनी इन्वेंट्री चेक कर लो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो भी पाएगा या नहीं टाइमली बेसिस पर. फिर जब आप एक्सेप्ट करो तो एक इंटरनल रेफरेंस नंबर जनरेट होना चाहिए जो आपके कस्टमर तक भी जा रहा है और वही नंबर फिर आपके पास एग्जीक्यूशन टीम के पास भी जा रहा है. क्रेडिट पीरियड जो अलाउ किया है पार्टी को वो नॉर्मल होना चाहिए. अगर कोई स्पेशल क्रेडिट पीरियड कभी भी किसी को अलाउ करना है तो उसके लिए सेल्स मैनेजर से ऑथराइजेशन लेनी चाहिए. द रेट एट विच द ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, अबाउट द ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सब क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए. क्रेडिट पीरियड डिसाइड करने से पहले रेफरेंस शुड बी मेड टू द क्रेडिट सेक्शन कि हम इसको क्रेडिट पे दें भी या ना दें. तो एक सेल के इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए ये सारी चीजों की हमें क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है. सो ये नोट फ्रॉम नोट्स स्टार लगा लो. डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. 5 कंपोनेंट्स बताने हैं हमें इंटरनल कंट्रोल के, इजी आ गए. अब चैप्टर ही बहुत इजी सा आया. डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ व्यू टू प्रेजेंट अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स इज अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस. क्लियरली बताओ क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फ्रॉड करने के पीछे, जिससे हम अवॉइड कर जाएं इनकम टैक्स, डिविडेंड डिक्लेयर करें जब फंड्स नहीं हैं, डिविडेंड ना डिक्लेयर करें जब फंड्स हैं, और हायर रेम्यूनरेशन. नोट से आ गया हमारा क्वेश्चन. इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीए विकास खेमका ने देखा कि कैश रिसिप्ट सप्रेस की गई हैं. एग्जाम्पल दे दो कैसे कैसे सप्रेस करी जाती हैं. नोट से आ गया हमारा क्वेश्चन. ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन करना है. कैट एक्सप्लेन किया हुआ है, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रिविलेज्ड एक्सेस. एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, यहां पर मेंशन करनी है सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट. नोट से आ गया. मेरी बात ये ध्यान से समझनी है, जो जो हम नोट से लिख रहे हैं वो आरटीपी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें नहीं करना है. ठीक है, जो जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमें यहाँ से पढ़ना है. ये नहीं आरटीपी भी अपने सर पे एक बना लें कि ये भी हमें करनी है. जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है बस वो हमें इंपॉर्टेंट लेवल पे रख के रखना है कि अगर ये पेपर में आ जाए. राइट. ऑडिट सैम्पलिंग पे आ जाते हैं. रैंडम सैम्पलिंग में 2 बहुत पॉपुलर तरीके होते हैं, सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड रैंडम. ये बता देंगे. रिस्क कौन से होते हैं जो हमें रखने चाहिए. रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन. नोट से. इफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप्स जो इनकंसिस्टेंट हैं विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्या, डिफरेंसेस. तो इसमें 2 पॉइंट हमने पढ़े थे, एक तो इंक्वायर करो मैनेजमेंट से और सबूत लो, और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करो. ये एक जनरल क्वेश्चन है. टेक्निक्स नोट्स से आ गया. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल और स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि जब पीपीई एक नया आया है ना, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ऑडिटर को कंसिडर करना है कि वो प्रॉपर्ली वैल्यू हुआ भी है या नहीं और एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या नहीं. तो हम वेरीफाई करेंगे जो पीपीई में चीजें बताई थी वो कर सकते हो. ये हमारे नोट से आ जाएगा. What are the requirements for disclosure of cash and cash equivalents जो हमें एज पर शेड्यूल 3 करनी होती हैं. तो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैलेंसेज विद बैंक बताने होते हैं. चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड,
अदर्स, ईयरमार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स, बैलेंसेस विद बैंक्स जिसमें मार्जिन मनी है, रिपार्टीशन रिस्ट्रिक्शंस और जो हमने डिपॉजिट्स कर रखे हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंट है नोट फ्रॉम नोट्स की कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को अगर हम अकाउंट्स अगर तुमने पढ़ा है उसमें शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या दिखाया जाता है. चलो जी, नेक्स्ट आता है सीए सौरभ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं. जब वो परचेजेस को वेरीफाई कर रहे थे उन्होंने एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओवरऑल रीजनेबलनेस. व्हाट एनालिसिस, कौन से एनालिसिस में हमने किया था? कंजम्पशन, स्टॉक कॉम्पोजिशन और रेशो. इसमें अभी क्वेश्चन यहाँ आया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. कंजम्पशन एनालिसिस क्या होता है कि कितनी ही शुड स्क्रूटनाइज कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है एक चीज को मैन्युफैक्चर करने में और उसे कंपेयर करना चाहिए विद द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक और रीजन पूछने चाहिए कि वेरिएशंस क्यों आए हैं, कि जो इस बार की परचेज और जो पिछली बार की परचेजेस है मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंसेस कहाँ से आए हैं. उसे रिपोर्ट लेनी चाहिए मैनेजमेंट से फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक, मतलब कितना रॉ मटेरियल लगा उससे कितना स्टॉक बना, पिछले साल में कितना रॉ मटेरियल लगा था उससे इतना स्टॉक क्यों बना था, और साथ साथ रेशोज को भी क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि पिछले साल ये रेशो था इस साल ये रेशो. कंपनी ऑडिट आ गया, सेक्शन 140 से ही इसका क्वेश्चन आया. रिमूव कर दिया गया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक रेजोल्यूशन पास करते हुए विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. करेक्ट नहीं है, पूरा प्रोसीजर सेक्शन 140 का बता दोगे कि किस तरीके से रिमूव का अप्रूवल हमें रिक्वायर्ड होता है. प्राइवेट लिमिटेड है, पेड अप कैपिटल है, बोरोइंग्स है. अपॉइंट हुए थे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, 1 टर्म ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स. रोटेशन एप्लीकेबल है या नहीं? एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर 1 टर्म फॉर 6 months, here the appointment is not valid in accordance. बताओ क्यों? क्योंकि क्या 6 years के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. कितने के लिए करना होता है? हमें 5 years के लिए अपॉइंट करना होता है, जो एक टर्म के लिए करना होता है. उसके बाद रोटेशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी पे रोटेशन का हम देख लो यहाँ पे, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है. तो यहाँ तो हुआ नहीं. ऑल कंपनीज, कोई भी कंपनी जिसमें पब्लिक बोरोइंग्स बैंक से ज्यादा चली गई, किससे? 50 करोड़ से. इन द गिवन केस प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 49 है, लेकिन जो उसकी बोरोइंग्स है वो 99 हो गई. तो इस पे सिर्फ अगर हम ये देखते तो रोटेशन का कंसेप्ट नहीं लगता, राइट? लेकिन क्योंकि इस बोरोइंग्स को भी थर्ड पॉइंट मिला है तो इस पे रोटेशन का कंसेप्ट लग जाएगा क्योंकि वो 50 करोड़ से एक्सीड हो गई. फर्दर कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट फर्म कैन बी मेड only for 1 term of consecutive 5 years and then another 1 more term of 5 years. It cannot be appointed for 2 terms in 1 AGM only. पहले 5 साल के लिए अपॉइंट होगी, फिर अगले 5 साल के लिए अपॉइंट होगी. एक साथ 6 साल के लिए अपॉइंट नहीं की जा सकती. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज वन ऑफ द सेवरल फंक्शंस जो ऑडिट कमिटी करती है. अब इन्होंने एक अलग बात पूछ ली कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी. क्या पूछा है? की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी. देखो जरा, ऑडिटर्स से रिलेटेड सारे काम इन्हें करने होते हैं. अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म ऑडिटर्स की इन्हें बनानी होती है. ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को रिव्यू और मॉनिटर इन्हें करना होता है. ऑडिटर्स की रिपोर्ट को करना होता है. कोई भी मॉडिफिकेशन होती है तो उस पर अप्रूवल लेना होता है. आपस में कंपनीज ने अगर कोई लोन लिया है उसे स्क्रूटनी करना होता है. तो ये सारे काम क्या हो जाते हैं? फंक्शंस हो जाते हैं ऑफ ऑडिट कमिटी. इस पे स्टार लगा लो. तो 4-5 क्वेश्चंस हमारे ऐसे यहाँ से निकल जाएंगे. अगर हम टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 आएंगे.
इसमें से 4-5 क्वेश्चंस अगर हमें अलग से मिलते हैं तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, हमें कुछ कुछ नया मिल रहा है, अच्छी बातें हम वो करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स रेफरेंस टू मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो, यस, ऑडिटर रिपोर्ट में। इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल बायस जो मैनेजमेंट ने अपने जजमेंट में लिए हैं। ऑडिटर में कंक्लूड दैट लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विद अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कॉज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो मटीरियली मिसस्टेट हो रही है। इंडिकेटर्स एक्सप्लेन एंड एनालाइज द इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी विद एग्जाम्पल्स वेन एवर रिक्वायर्ड। क्या कहा गया इसमें कि हमें दिख रहा है कि करेक्शन नहीं हो रही है क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा बायस है। न्यूट्रलिटी मतलब सेम नहीं रहा है। आओ ये क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ, स्टार लगा लो, किसी स्पेसिफिक नोट से नहीं है। इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ऑडिटर को पता चला कि मैनेजमेंट अपने जजमेंट्स में पॉसिबल बायस कर सकता है। ऑडिटर में कंक्लूड कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विद अनकरेक्टिव स्टेटमेंट्स, एक तो पहली मैनेजमेंट ने जजमेंट गलत ले रखी, दूसरी कुछ कमियां भी हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी include the following: selective correction of misstatement brought to management's attention during the audit. Example: correcting misstatement with the effect of increasing reported earning but not correcting that have the effect of decreasing reported earning. मतलब मैनेजमेंट ने क्या किया है, जो मैंने बताया था कि गलत अर्निंग को आपने रिपोर्ट कर रखा है वो तो ठीक कर लिया, लेकिन डिक्रीज रिपोर्टेड अर्निंग को उसने ठीक नहीं किया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग द सेम सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर, एक ही अकाउंट में लेट्स से कोई असेट का अकाउंट है, उसी में गड़बड़ कर रखी है और उसको सही नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल बायस हो मैनेजमेंट का इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इसको हम स्टार बना के रख लेंगे, क्या पता आरटीपी से सेम आ जाए। बैंक ऑडिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करने हैं हमें, ये हम कर लेंगे। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कैसे बनाओगे, सेम चीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग एक्टिविटी, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ब्रीफली एक्सप्लेन बेसिक स्टैंडर्ड सेट इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ, किस में, एक्सपेंडिचर ऑडिट की बात कर दी इन्होंने। एक्सपेंडिचर ऑडिट में हमारा रूल्स एंड ऑर्डर्स का होता था, सैंक्शन का होता था, प्रोपराइटी का होता था, प्रोविजन ऑफ फंड्स का होता था, और हमारा जो प्रोग्राम, स्कीम और प्रोजेक्ट होते थे वो इकोनॉमिकली रन कर रहे हैं यानी उसका होता था, जो एक्सपेंडिचर ऑडिट होता था। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल बॉडीज ऑडिट नोट्स, तो ये हमारे लिए नोट से हो गया, ये हमारे लिए नोट से हो गया, ये हमारे लिए नोट से हो गया। हमारा 25th पे स्टार लगा लो, 23rd पे स्टार लगा लो, 22 है नोट से बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार में रखो। 20th पे स्टार लगा लो, 17th जनरल है, इस पे स्टार लगा लो। 9th पे स्टार लगा लो। बस, तो ये 6 क्वेश्चंस हमारे सामने आए जिस पे तुमने स्टार लगाया और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस है, राइट। सो इन 6 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 28 हमारे सामने आ गए जो हमें 2-3 बार पढ़ के जाने हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से करो, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना। ऑल द बेस्ट।